सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं मिस्टर सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस शानदार चैनल पर, जो आपके एनडीए के इस सफर में डेफिनेटली एक सच्चा साथी बनेगा और प्रैक्टिस के थ्रू आपका चयन सुनिश्चित करवाएगा। हमने स्पॉटिंग द एरर्स की जो सीरीज शुरू की थी, ये उसका तीसरा वीडियो होगा। हम बहुत जल्द दूसरे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी सीरीज चलाएंगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अगर प्रैक्टिस पर भी फोकस कर रहे हैं तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। इस वीडियो से हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। अगर आप प्रोनाउन से संबंधी अपने सभी डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। तो इस वीडियो में खासकर जब प्रोनाउंस की हम बात करेंगे तो फ्रॉम द वेरी बेसिक्स से, बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जैसे एनडीए में जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़, प्रोनाउन क्या होता है। तो ऑल द वर्ड्स ऑल द वर्ड्स which are which are used in place of noun, जो भी शब्द नाउन के प्लेस पर यूज किए जाएं या फिर वो शब्द द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन, ऑल ऑफ देम आर नोन एज प्रोनाउंस। ठीक है ना। अब जैसे हम किसी की भी बात करें, किसी मान लीजिए लड़के की अगर हम बात करें कि द टॉपर ऑफ द क्लास इज द टॉपर ऑफ द क्लास इज पवन, he is a very studious person. He does all his homework. He does all his homework honestly. honestly तो अब देखिए, जब हम यहाँ पे पवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पवन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने पहली बार उसका नाम यूज किया एंड आफ्टर द नेम वी आर यूजिंग ही, एंड फॉर द सेकंड टाइम टू वी आर यूजिंग हियर ही। तो पवन नेम के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए पवन नाम का जो रिपीटेशन होगा बार बार, जैसे मान लीजिए द टॉपर ऑफ द क्लास इज पवन, पवन इज अ वेरी स्टूडियस पर्सन, पवन डज ऑल हिज होमवर्क ऑनेस्टली। तो यहाँ पे जो पवन जो वर्ड है, पवन जो नेम है, इसका रिपीटेशन हमारे जो पूरा का पूरा पैराग्राफ हो जाता है उसको मोनोटोनस बना देता है। एक ही टोन में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस मोनोटोनिसिटी वी आर यूजिंग हेयर प्रोनाउंस। तो ऑल द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन इन अ पैराग्राफ, और जो नाउन्स के लिए ही यूज किए जाते हैं, वी कॉल देम प्रोनाउन। अब देखिए बेसिकली अगर हम टाइप से फोकस करें प्रोनाउंस की, तो हम जितने भी प्रोनाउंस हम लोग यूज करते हैं, सारे के सारे प्रोनाउन कुछ कुछ जो बेसिक प्रोनाउंस होते हैं उन्हीं से बने हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, और फिर अलग अलग प्रोनाउन भी हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद वन है, या फिर कुछ इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस जिनकी मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे whom होता है, what होता है, कुछ है जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ। तो ये सारी जो चीज है प्रोनाउंस के डिफरेंट डिफरेंट, आप कह सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स है, और इन्हीं एग्जांपल्स को हमने 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। एंड व्हाट आर दोस काइंड्स? द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो आई विल राइट इट अगेन। मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए, हाँ, तो मैं कह रहा था पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, दिस इज आवर फर्स्ट काइंड। देन सेकंड वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
reflexive pronoun. Then third, we have demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Fourth, we have indefinite pronoun. Then fifth, we have some relative pronouns. Relative pronouns. And in the end, sixth, we have interrogative. Interrogative means we ask the questions. So interrogative pronouns. So we'll discuss each of these kind one by one. आपको किसी भी चीज में थोड़ी सी भी डाउट मैं नहीं रहने दूंगा. सारे जितने भी ये काइंड्स हैं हम सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनाउन. अब देखिए, all the pronouns that are used for referring to a person, all the pronouns that are used in place of referring of a person. जैसे आप जब भी बात करते हैं तो आप खुद के बारे में बात करते हैं, या फिर आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चर्चा में ना अपने बारे में बात करते हैं न सामने वाले के बारे में बात करते हैं, कोई तीसरा पर्सन जो अपने घर पे जो कि सामने मौजूद नहीं रहता उसके बारे में बात करते हैं. तो ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पर्सन है, हमारा पर्सन तीन प्रकार से हो सकते हैं. सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो व्यक्ति सेंटेंस बोल रहा है या फिर बात को बोल रहा है, अगर वो खुद के बारे में बात करे, जैसे आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन. आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन. वी go to school every day. We go to school every day. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि द पर्सन हु इज स्पीकिंग द सेंटेंस, या तो वो खुद के बारे में बात कर रहा है या तो वो अपनी टीम के बारे में बात कर रहा है जो उसके साथ है. तो ऐसा जब भी केस बनता है कि व्हेन द पर्सन इज स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हिज टीम, और जो मतलब सेंटेंस बोल रहा है वो खुद के ही बारे में बोल रहा होता है, तो इसको, इस केस को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. Then comes second person. और सेकंड पर्सन क्या होता है कि जब जो अगर जो बोलने वाले जो व्यक्ति है वो सामने खड़े व्यक्ति के बारे में कहे, जैसे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, या फिर यू आर गुड एट, let's say, mathematics. You are good at mathematics. तो यहाँ पे जब भी जो पर्सन है जो सेंटेंस को बोल रहा है, अगर वो सामने खड़े व्यक्ति के बारे में कुछ बोलता है, देन इट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन. और इसी तरह जब हम ना खुद के बारे में कहें, ना जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसके बारे में कहें, किसी भी तीसरे आदमी के बारे में कहें, द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट देयर एट द मोमेंट, जिसके बारे में बात कही जाए, दे ऑल आर नोन एज थर्ड पर्सन. तो इसमें फर्स्ट पर्सन में तो आई भी हो गया, सेकंड पर्सन में यू हो गया, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे आता है. ये चार प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होते हैं. अब हमारा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा होता है ये हमने देख लिया. अब हम इसके बेसिक कुछ रूल्स पर फोकस करेंगे. रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. तो रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पे जब हम फोकस करेंगे तब हम ये देखेंगे कि कभी कभी ये होता है कि जैसे स्टार्टिंग विथ कि अ पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर. रूल नंबर 1 जो है वो है कि अ पर्सनल प्रोनाउन शुड बी ऑफ द सेम नंबर, सेम जेंडर, सेम नंबर का होना चाहिए, सेम जेंडर का होना चाहिए, and it should be according to the person, and it should be the person for the noun it stands for the, it should be according to the, according to person for which it stands for which it stands for. सिंपल भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ एक एग्जांपल के थ्रू, तो जैसे मान लीजिए आप अगर किसी लड़का के बारे में बात करें, समीर के बारे में बात करें, जैसे समीर इज
गोइंग टू मार्केट। अब यहां पे मैं आपको अगर ऑप्शन दूं कि आपको चूज करना है कि ही और शी इज अ गुड बॉय और गर्ल, ही और शी इज अ बॉय, ही और शी इज अ गुड बॉय। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर, जैसे ही किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है तो वो सेम नंबर का होना चाहिए और सेम जेंडर का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा समीर है, हम जानते हैं जो समीर है वो बॉय के लिए यूज होता है। अब बॉय के लिए हम तो शी का यूज करते नहीं, हम किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। सो ही शुड बी द राइट ऑप्शन एंड शी शुड बी द रॉन्ग वन। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूं तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट, और मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूं आपको, हैज और हैव प्लेड हेयर, हैज और हैव प्लेड हेयर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ही का यूज कर रहे हैं। ही क्या है, सबसे पहली चीज कि ये आपका मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन होने के साथ साथ ये सिंगुलर है। बट आप यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे जो दैट का यूज किए हैं ये हमने बॉयज के लिए यूज किया है, ना कि ही के लिए यूज किया है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, बॉयज यानी उन अच्छे लड़कों में से है जिन्होंने यहाँ पर खेला है। तो हेयर दैट हैज बीन यूज्ड फॉर बॉयज, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज अ सिंगुलर वी हैव टू यूज इट एज प्लूरल। तो जो हैज है वो गलत हो जाएगा और हैव सही हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका जो बन के आएगा वो होगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट हैव प्लेड हियर। ये आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा, हैज जो है वो गलत हो जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल आपका कहता है कि हम जब भी किसी भी प्रोनाउन का यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कर रहे हैं या फिर प्रीपोजिशन, देन इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। Whenever pronoun is being used, pronoun is used as object, ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ इधर वर्ब या प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या फिर प्रीपोजिशन, इन दोनों में से जब भी वो रहेगा देन द प्रोनाउन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, द प्रोनाउन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, ही का हिम, शी का हर होता है, उसी तरह दे का देम होता है, वी का अस होता है और इट का इट ही रह जाता है। तो हाँ, और यू का भी यू ही रह जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं सब में हमने अभी हमने पूरे के पूरे एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बस जितने भी आपके प्रोनाउन होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस को लिखा है कि सबका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। यू का यू ही रह जाता है। इसको अगर मोर इलेबोरेटली अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, ही इज ही इज शाउटिंग एट, और मैं आपको ऑप्शन दूं आई या मी। तो देखिए सबसे पहले आपका रूल क्या था कि अगर कोई भी प्रोनाउन अगर यूज हो रहा है कैसे, किसी भी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, देन इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो आई आपका नॉमिनेटिव केस हो गया और मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पे आई का यूज गलत होगा और मी का यूज सही होगा। तो ही इज शाउटिंग एट मी। उसी तरह अगर मैं ये करना चाहूँ, एक दूसरा सेंटेंस आपको देना चाहूँ तो उसमें होगा कि जैसे द स्वीट्स आर टू बी आर टू बी distributed distributed among
among you, him and me। देखिए यहाँ पे हमने जितने भी प्रोनाउन यूज किए, यू, हिम एंड मी, ये सब के सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। क्यों? बिकॉज दे ऑल आर यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और दैट्स वाई जितने भी प्रोनाउन होने चाहिए, जैसे ये जो यू है, यू से बना है, हिम, ही का ऑब्जेक्ट, हिम का ऑब्जेक्टिव के, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, और ये मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो जितने भी प्रोनाउंस वी आर यूजिंग, सब के सब अपने ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, एंड दिस इज योर रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 कहता है कि आपके कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे लेट है, लाइक है, बट है। तो इन सारे शब्दों के बाद हमेशा हम जब भी किसी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, देन द pronoun should be in objective case। pronoun should be in objective case। कैसे? जैसे अपने एक सॉन्ग है, जैसे आप कभी भी कहते हैं, कहीं खेलने वगैरह जाते हैं, तो आप कहते हैं कि लेट अस प्ले। क्या कहते हैं? लेट अस प्ले, या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लेट्स प्ले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका यूज किया, और उसी को हमने वी का ऑब्जेक्टिव केस अस कर दिया। उसी तरह अगर एक दूसरा एग्जांपल में देना चाहूं कि लेट हिम कम आउटसाइड, लेट हिम कम आउटसाइड, या फिर ही लाइक्स मी। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं, कि चाहे आपका लाइक हो, लेट हो या बट हो, तो इन सभी के साथ हमेशा जो भी प्रोनाउन यूज होगा, दैट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, और यही आपका रूल नंबर 3 है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपका कुछ कुछ स्पेशल, ये भी एक कह सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे एज गुड एज, as good as well as well as soon और as beautiful as, या फिर as intelligent as। कहने का मतलब ये कि हम जब भी एज, डैश, एज और बीच में हम लोग किसी भी एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो ऐसा जब भी आपको केस बनता है, देन ऑल द प्रोनाउंस जो इसको फॉलो करेंगे, जो इसके बाद आएंगे, ऑल द प्रोनाउंस फॉलोइंग दीज वर्ड्स, following these words should be in the nominative case। और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, हम जो बेसिक फॉर्म देखते हैं जितने प्रोनाउंस की, वो उसी रूप में यूज हो जाएंगे। जैसे when it comes to providing news, when it comes to providing news, nobody is as good as, और आपको ऑप्शन दिया जाए हिम और ही, तो यहाँ पे आपका नॉमिनेटिव केस का यूज रॉन्ग हो जाएगा, आपको सॉरी ऑब्जेक्टिव केस का यूज रॉन्ग हो जाएगा, आपको नॉमिनेटिव केस में उस प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। कि व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग न्यूज, यानी जब भी खबर देने की बात आती है, खबर पहुंचाने की बात आती है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। नोबडी इज एज गुड एज ही, नोबडी इज एज गुड एज ही। इन स्टडीज he is as good as, और फिर आपको ऑप्शन दिए जाए मी और आई का, तो यहां पर भी आपका आई जो है नॉमिनेटिव केस में है, तो दिस इज योर राइट यूज, एंड मी जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये आपका रॉन्ग यूज हो जाएगा। आपको हमेशा नॉमिनेटिव केसेस में किसके साथ, जब आपको ऐसे दिए जाए एज,
डैश एज और इसके बीच में किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव दिया जाए, तो एज गुड एज ब्यूटीफुल एज सुन एज इंटेलिजेंट एज, तो इस तरह का जब भी दिया जाए तो इसके बाद जो भी हमारा प्रोनाउन यूज होगा दैट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारे बाद इसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स हैं। स्पेशल रूल है, जैसे दो रूल है, एक है 2-3-1 रूल और एक है 1-2-3 रूल। ये 2-3-1 रूल और 1-2-3 रूल क्या कहता है कि जब भी देखिए हमारे ऑल प्रोनाउन आर सिंगुलर and the sentence is affirmative। affirmative का मतलब होता है सकारात्मक। affirmative का मतलब होता है सकारात्मक कि when all the pronouns used in a sentence are singular and the sentence is affirmative, then the sequence in which the pronouns will be used is as according to the person। यानी पहले होगा सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा और तब इन द एंड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई, यू एंड ही इज गोइंग टू प्ले, तो यहां पर देखिए हमारा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि रूल आपका कहता है कि जब भी ऑल द प्रोनाउंस वो सिंगुलर हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो यहाँ पे देखिए मैं, तुम और वह खेलने जा रहे हैं, तो मैं, तुम और वह ये जो तीनों के तीनों आपके प्रोनाउंस ये सिंगुलर है और सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव है। किसी प्रकार का निगेशन या फिर कोई स्पेशल आपको वैल्यू या फिर स्पेशल डिनोशन नहीं हो रहा, तो ये आपका अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस यूज होना चाहिए, पहले सेकंड पर्सन का आएगा, फिर थर्ड पर्सन का, फिर इसमें होना चाहिए ये कि यू ही एंड you he and you he and I are going to play। you he and I are going to play, हमने यहाँ पे are का यूज क्यों किया? because here we are seeing more than one pronoun और इनका सीक्वेंस क्या है? 2-3-1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड इन द एंड वी हैव फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, अब आपका जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव के अलावा कुछ भी हो, अफर्मेटिव के अलावा कुछ भी हो कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर 1 केस है कि आपका प्रोनाउन जो है, प्रोनाउंस दे आर प्लूरल, या फिर आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव एक्सेप्ट अफर्मेटिव, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो, या फिर किसी भी तरह का कोई मान लीजिए क्राइम वगैरह आप लोगों ने किया और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस जहां पर भी होता है, तो इन सभी तरह के सेंटेंसेस में जो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है वो होगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का आएगा, फिर सेकंड पर्सन का आएगा और फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा। जैसे आई यू एंड ही हैव broken the glass। यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती की, आई यू एंड ही हैव ब्रोकन द ग्लास, यानी हम ही लोगों ने मिलकर क्या किया है? इस कांच को तोड़ा है। तो जहां पर भी आपका प्रोनाउन सिंगुलर रहे और सिंगुलर के साथ साथ सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहे तो 2-3-1 यूज होगा। प्रोनाउन अगर आपका प्लूरल रहे या फिर सेंटेंस जो है एक्सेप्ट अफर्मेटिव कुछ भी रहे, निगेटिव रहे, इंटरोगेटिव रहे या फिर एक्सेप्टेंस रहे किसी भी क्राइम का, देन द सीक्वेंस दैट इज टू बी यूज्ड इज 1, 2 एंड 3। इसका मतलब यह है कि पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन और इन द एंड आपका आएगा थर्ड पर्सन। अब देखिए, अब इसके बाद एक और जो खास चीज हमें ध्यान में रखनी होती है, एक और चीज जो हमें खास ध्यान में रखनी होती है कि जैसे अगर कोई भी प्रोनाउन है और ये जो प्रोनाउन है ये कलेक्टिव नाउन के लिए यूज हो रहा है, ये जो प्रोनाउन है किसके लिए यूज हो रहा है? कलेक्टिव नाउन के लिए यूज हो रहा है, कलेक्टिव नाउन के लिए यूज हो रहा है। और किस तरह से यूज हो रहा है?
फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी इन द न्यूटर जेंडर। और यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि जब भी ये प्रोनाउन है कलेक्टिव नाउन के लिए यूज हुआ, देन इट इज टू बी यूज्ड एज न्यूटर जेंडर। इसका जेंडर क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर हो जाएगा। और यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। नंबर वन केस, अगर ये जो कलेक्टिव नाउन है, इफ दे आर ऑफ द दे आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी उनका जो मत है एक हो, या फिर इफ दे आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन। तो इन दोनों ही केसेस में दो अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहली चीज तो प्रोनाउन अगर आपका कलेक्टिव नाउन के लिए है तो वो न्यूटर जेंडर में होना चाहिए। अब देखिए, अगर उन सबका जो ओपिनियन है वो सेम हो गया, जैसे द ज्यूरी द ज्यूरी हैज और हैव गिवन इट्स या देयर डिसीजन। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ज्यूरी है, ज्यूरी क्या होता है? इट इज अ बेंच ऑफ जजेस, बेंच ऑफ जजेस। और जो बेंच ऑफ जजेस होता है उसी को ज्यूरी कहते हैं। तो जब सारे जजेस मिलके अपना फैसला सुनाते हैं और वो अपना डिसीजन किसी एक डायरेक्शन में दे रहे हैं, यानी डिसीजन जब भी बनता है देन दैट इज यूनि डायरेक्शनल। तो ऐसा जब भी होता है तो ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन निकल कर आया, दिस इज कंसीडर्ड सिंगुलर। इसको हम कैसा कंसीडर करते हैं? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इनका मत एक है, ओपिनियन एक है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग हैज का यूज ना कर हैव का यूज ना करके हैज का यूज करेंगे, और यहाँ पे देयर का यूज ना करके हम लोग इट्स का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस जो बन के आएगा वो होगा कि द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, या द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। क्यों? क्योंकि दे आर ऑफ द सेम ओपिनियन। उसी तरह अगर हो जाता कि द ज्यूरी is or are divided over their, इसको मैं इरेज कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, द ज्यूरी इज डिवाइडेड ओवर इट्स या देयर डिसीजन। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो लोग एक वर्डिक्ट पर पहुंच गए, यानी उनका जो ओपिनियन है वो एक हो गया। यहाँ पर उनका ओपिनियन एक नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिवाइडेड। तो जब भी एक कलेक्टिव नाउन में डिवीजन आ जाए, देन इट इज कंसीडर्ड टू बी प्लूरल, इट इज कंसीडर्ड टू बी प्लूरल। तो और इसीलिए यहाँ पे जो ज्यूरी है, ज्यूरी के साथ हम लोग इज का यूज न करके आर का यूज करेंगे। और यहाँ पर आर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो आपका प्रोनाउन यूज होना चाहिए दैट शुड बी प्लूरल, तो देयर का यूज अप्रोप्रिएट होगा और इट्स का यूज गलत हो जाएगा। तो जो सेंटेंस निकल कर आएगा वो होगा कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड ओवर देयर डिसीजन, द ज्यूरी आर डिवाइडेड ओवर देयर डिसीजन। प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन होगा तो न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट करना है। अगर कलेक्टिव नाउन में भी दे आर ऑफ द सेम ओपिनियन तो ये सिंगुलर हो जाएगा। और कलेक्टिव नाउन अगर डिफरेंट ओपिनियन का है देन दे आर कंसीडर्ड प्लूरल, और उसी के हिसाब से इनका जो प्रोनाउन यूज करना है वो भी डिसाइड होगा। अगर सिंगुलर है तो इट्स हो जाएगा, और अगर प्लूरल है तो देयर हो जाएगा। चलिए, हमारा इसी के साथ आपका ऐसा, हाँ, इसी के साथ हमारा पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी जो हमारे खास और फेमस नियम थे उनको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरफ। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि देखिए, जितने भी तरह के आपके प्रोनाउन होते हैं, जितने भी आपके प्रोनाउन होते हैं जो को खुद के बारे में फिर से बार बार कहे, जो कि खुद को रेफर करे, दे रेफर बैक टू देमसेल्फ। और रेफरिंग बैक टू देमसेल्फ का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाना चाहूं कि आई हैव आई हैव डन दिस वर्क
आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, यानी मैंने खुद से यह काम किया है, मैंने खुद से यह काम किया है। तो ऑल द प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, जो कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें बार बार रेफर करें, खुद की ही महत्वता को बार बार बताएं, ऑल दोस काइंड ऑफ प्रोनाउन आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आपको मैं करके भी दिखा देता हूं कि जो कि हमारे जो बेसिक प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई है, वी है, उसके बाद यू है, ही, शी, इट एंड दे। आई से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो होता है माई सेल्फ। वी से जो बनता है वो होता है आर सेल्स। यू से यू से दो केसेस बनता है, अगर यू सिंगुलर पर्सन के लिए हम यूज कर रहे हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए, तो ये होता है योर सेल्फ। और अगर प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं तो ये हो जाता है योर सेल्व्स। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने का एक चांस मिल जाता है कि ये जो हमारा यू है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ही से हिमसेल्फ, शी से हरसेल्फ, इट से itself, एंड दे से themselves, दे से themselves। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूं, जैसे we have cleaned this garden ourselves, we have cleaned this garden ourselves, यानी हमने खुद से इस बगीचे को साफ किया है। या फिर I myself can do this work, या फिर इसको मैं और अप्रोप्रिएट अगर करके बोलूं कि आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, यानी मैं खुद से यह काम कर सकता हूं। आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, यह काम मैं खुद से कर सकता हूं। तो ये जो भी, ये जितने भी आपके आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने भी प्रोनाउन जो रेफर बैक कर रहे हैं टू द सब्जेक्ट, तो इन सभी को आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सब के देखिए, इन सब के लिए कुछ खास ज्यादा नियम है नहीं, कुछ एक स्पेशल केसेस हैं और इन केसेस को हमको देख लेना है। जैसे स्पेशल वर्ड्स है कुछ, और वो स्पेशल वर्ड कौन कौन से हैं? एब्सेंट है, अवेल है, इसके बाद अप्लाई है, इंजॉय, उसके बाद प्राइड, रिजाइन, रिवेंज है, अडेप्ट है, रिवेंज, अडेप्ट, या फिर एडजस्ट। तो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जिनके बाद डेफिनेटली जिनके बाद डेफिनेटली वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एकदम होता ही होता है। ये कुछ एक आध शब्द है जिनको आपको याद रखना है, एब्सेंट है, अवेल है, अप्लाई, इंजॉय, प्राइड, रिजाइन, रिवेंज, अडेप्ट एंड एडजस्ट। ये सारे स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको अगर अगर आप याद रखते हैं तो एक चीज और याद रखनी है कि इनके बाद आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करना है। जैसे he absented himself, he absented himself from the class, he absented himself from the class। क्योंकि देखिए, क्लास में जो अटेंडेंस वगैरह होता है उसमें किसी को भी ये पसंद नहीं होता कि उसका एब्सेंट चढ़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने खुद की विलिंगनेस से खुद को क्लास से बाहर रखा, एंड इसीलिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। उसी तरह है, अब कर सकते हैं कि एडजस्टेड ही एडजस्टेड हिमसेल्फ according according to the weather, कहिए he adjusted himself according to the weather।
और फिर से हम यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए वेदर किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं है। किसी को ठंडा, किसी को गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा पसंद होता है और किसी को बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी आप मौसम को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर एडजस्टिंग योरसेल्फ, यू आर अडेप्टिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेदर। अगर ठंडी का मौसम है तो आप स्वेटर पहनेंगे, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप एसी या फिर कूलर का यूज करेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, या फिर एज पर द सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसी हिसाब से हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेना है। अब देखिए एक छोटा सा रूल ये है कि आप कभी आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग अपना इंट्रोडक्शन देते समय ऐसे शुरू करते हैं कि माई सेल्फ, मान लीजिए समीर को ही हम फिर से लें तो माई सेल्फ समीर, और फिर अपने बारे में कि आई एम दिस आई एम दैट। तो ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जितने भी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे आर they are never used as subject of a sentence। इनका यूज कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो सेंटेंस में आप बहुत बड़ी एरर कर रहे हैं। आपने जब भी ऐसा कहते हैं माई सेल्फ समीर और आप अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, देन दिस इज रॉन्ग इंट्रोडक्शन। आपको माई सेल्फ नहीं, आप इस तरह से कहिए कि दिस इज समीर, या फिर माई नेम इज समीर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम समीर। ये खुद को इंट्रोड्यूस कराने का एक छोटा सा तरीका होता है, लेकिन आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके खुद को इंट्रोड्यूस दूसरों के सामने नहीं करवाना है। अब देखिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड यही जो दो रूल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला तो ये स्पेशल वर्ड्स हैं, इनके बाद हमेशा आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और दूसरा ये था कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उनका यूज आपको कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि देखिए द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट टू द ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच दे रेफर। आपका डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है पॉइंट आउट करना। आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच यू आर रेफरिंग टू। जैसे जैसे है आपका दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, एंड दोज होता है। ये जो आपके चार प्रोनाउन है दे आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि हम जिन भी चीजों के बारे में बात करते हैं उनको हम इन्हीं चीजों से पॉइंट आउट करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे आपका एक मैं आगे बोलना चाहूंगा, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करना चाहें तो कभी भी अगर हम इस तरह से यूज करें कि हाँ दिस इज अ पेन, तो मैंने जब भी कहा कि दिस इज अ पेन तो मेरे हाथ में हो सकता है कि पेन हो या फिर पेन मेरे आसपास कहीं पड़ी हुई है, और उसी की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि दिस इज अ पेन, यानी यह एक कलम है। अब इसी तरह राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, सी ही इज प्लेइंग देयर, ही इज प्लेइंग देयर। कि देखिए राम एक अच्छा लड़का है और देखो वह वहां पर खेल रहा है। यानी हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यूज करते समय मतलब यहाँ पे तो हमने किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज नहीं किया है, लेकिन आपका दैट, द बॉय, ऐसे हम कर सकते हैं कि दैट बॉय हु हैज पुट ऑन अ कैप इज राम। दैट बॉय हु हैज पुट ऑन द कैप इज राम, यानी वह लड़का जिसने अपने सर पर टोपी पहन रखी है वही क्या है? राम है। हाँ, या इस सेंटेंस में हमने किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं जो कि है आपका दैट। तो हमने एक दिस का यूज देख लिया, दैट का यूज देख लिया, और उसी तरह अगर हमको प्लूरल के फॉर्म में यूज करना होता है तो दीज करते हैं, और या फिर दैट का मतलब दूर की चीजों के लिए यूज करना होता है तो दोज का यूज करते हैं। अब इसमें भी एक आध नियम है जिनको हमको देख लेना चाहिए।
जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं कि जैसे हम कभी कभी एरर करते हैं। कैसे एरर करते हैं कि जैसे हम दो क्वालिटीज को जब भी कंपेयर कर रहे होते हैं, दो सिटीज के या फिर दो अलग अलग चीजों के सेम क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे द मुंबई फिल्म स्टूडियो, द मुंबई फिल्म स्टूडियो is bigger than is bigger than नोएडा। अब देखिए यहाँ पर हमने जब भी इस सेंटेंस का क्या हमारा मतलब निकल कर आता है। देखिए द मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन नोएडा। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मुंबई के फिल्म स्टूडियो का बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम नोएडा यानी आप अब यहाँ पे आप पूरी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं। आप जब भी कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो दो चीजों के सेम क्वालिटीज के बीच कंपेयर करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो देन है, देन के बाद अगर हम दैट ऑफ लगाते हैं, देन के बाद हम क्या लगा दें, दैट ऑफ अगर लगा दें, तो इसका जो मतलब निकल कर आएगा, न्यू सेंटेंस बनेगा, वो ये होगा कि द मुंबई फिल्म सिटी, द मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन दैट ऑफ नोएडा। द मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन दैट ऑफ नोएडा। हमने जैसे ही यहाँ पे दैट ऑफ नोएडा लगाया, यानी हम यहाँ पे नोएडा की किस चीज को रेफर कर रहे हैं, नोएडा फिल्म स्टूडियो को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करके किस चीज को रेफर कर रहे हैं, फिल्म स्टूडियो, कहाँ की, नोएडा की। और इस तरह से हमने दो प्लेसेस के सेम जो क्वालिटी है, सेम जो गुण है, उसको कंपेयर करते हुए कहा कि एक फिल्म स्टूडियो दूसरे फिल्म स्टूडियो से बड़ी है, मुंबई की फिल्म स्टूडियो नोएडा की फिल्म स्टूडियो से बड़ी है। उसी तरह आपका जो दिस का यूज होता है, ये हमेशा किसी सेंटेंस को फॉलो करता है, किसी सेंटेंस को फॉलो करता है, यानी ये जो दिस है इंडिपेंडेंटली कभी भी आपका इससे हमको बाकी सेंटेंस का स्टार्टिंग करना ही नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल दें, इंडिया हैज वॉन द मैच। अब इसके बाद अगर हमको करना होगा, अगर हम करते हैं इट इज ट्रू और दूसरा अगर हम आपको ऑप्शन दें कि दिस इज ट्रू, तो अगर हमको कहना है कि यह बात सही है, कौन सी बात सही है, कि इंडिया हैज वॉन द मैच, तो दिस का यूज हम हमेशा एक फ्रेज के या फिर एक सेंटेंस की बात करते हैं, कभी भी इससे हमारा फ्रेज या फिर सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इट का यूज गलत है, दिस का यूज सही होगा। अगर इसी सेंटेंस को इट का यूज करके हमको बनाना होता तो हम करते कि इट इज ट्रू दैट इंडिया हैज won the match. It is true that India has won the match. तो अगर आप इट का यूज करना चाहते तो आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में करना होगा, और अगर आप दिस का यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद तब आप इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ हम लोग ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म कर देते हैं। पार्ट 2 इसका मैं कल पोस्ट कर दूंगा, और पार्ट 2 के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज भी इसके साथ लेकर आऊंगा, जिससे आप जो भी आज की वीडियो में और कल की वीडियो में पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।